अब स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर क्लास एंड होने के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सो डिटर्मिनेंट ध्यान देना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एकदम स्टार्ट से बता रहा हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे छोटा वाला लेते हैं, 2x2 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस आएंगी, ये अंदर में एलिमेंट हो गए। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इस तरीके से 2x2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। 3x3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना है, जैसे यहाँ पर एक 3x3 वाला मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम किसी भी रो या कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रो को लेके इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो देखो किस तरह से होगा। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 आ गया यहाँ पर, फिर उसके बाद उस रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं, जो बच गया उनका 2x2 वाला डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, उस रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट 2x2 वाला डिटर्मिनेंट। फिर वैसे ही थर्ड वाला लेंगे और उसके बाद जो बच गया उसका 2x2 वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन, जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसके साथ पॉजिटिव, दूसरी टर्म के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से। तो ऑब्वियसली A1 के साथ पॉजिटिव आएगा, B1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, C1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। उसी तरीके से आप किसी भी रो या कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हमें उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, जिससे डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन ईजी होता है। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पे। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उनको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उनको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, इसके बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क वाले। इसके बाद आते हैं माइनर्स पे। तो माइनर कैसे निकाला जाता है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मैट्रिक्स है 3x3 वाला और हमें इसका माइनर निकालना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नोटेशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, A11 होता है। तो इसके माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है M11 से। क्लियर ये चीज? और इसका माइनर निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो जैसे कि यहाँ पर ये बच गया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये M11 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली M12, M13 ऐसा करते हुए हर एलिमेंट के माइनर निकलेंगे। तो टोटल 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स यहाँ पर निकलेंगे। क्लियर ये चीज सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर को CIJ या फिर AIJ दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे माइनर हर एलिमेंट का निकलता है वैसे ही कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलता है। बड़ा सिंपल है कोफैक्टर निकालने का तरीका। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको -1 टू दी पावर I प्लस J करना है और इंटू MIJ करना है, मतलब माइनर को जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है, -1 की पावर I प्लस J से। तो सिंपल, अगर हम C11 निकाल रहे हैं तो वो M11 के बराबर होगा, माइनर के बराबर होगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर आ जाएगा। और वहीं अगर हम C12 निकालेंगे तो वो -M12 के बराबर होगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड आ जाएगी। तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपली माइनर को ही निकालना पड़ेगा, उसके सामने या तो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, मतलब उसके साइन को सेम रखना है या चेंज करना। हाँ, को फैक्टर एक्चुअली एक वैल्यू है, एक नंबर है जो कि यूजफुल है आगे जाके एडजॉइंट निकालने के लिए, फर्दर इनवर्स निकालने के लिए, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, को फैक्टर और माइनर। अब हाँ, बस वही चीज है। अच्छा चलो एक चीज मुझे निकाल के बताओ, A23 ये निकाल के बताओ मुझे। A23 A23 मतलब समझेगी नहीं? किसका कोफैक्टर निकालना है तुमको? 2 3 मतलब इसका कोफैक्टर निकालना। चलो कोफैक्टर निकाल के बताओ क्या आएगा। सबसे पहले बाहर में माइनस आएगा, फिर उसके बाद इस रो और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, और यहां पर किसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, 1 2
2 -4 का, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो -4 मतलब कि -8, और बाहर में एक और माइनस है मतलब क्या आ जाएगा +8। क्लियर ये चीज सबको? तो को फैक्टर निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो एडजॉइंट के लिए यूजफुल है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट पे बेस्ड। वैसे तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस डिलीटेड है लगभग सभी के सिलेबस में से, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आ जाती हैं, तो उसको ध्यान से सुनना। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये बोल रहा है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के हर एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें उसका डिटर्मिनेंट मिलता है। जो मैं बोला अगर वो समझने में मुश्किल जा रही है तो उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो यहां पर एक डिटर्मिनेंट इस तरह से है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट है। ओके, या मैट्रिक्स अगर कंसीडर कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर निकालें, ठीक है, तो पहले वाला जो कोफैक्टर होगा उसका नोटेशन कैपिटल A11 ले लेते हैं, सेकंड वाले का कोफैक्टर कैपिटल A12 ले लेते हैं, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा कैपिटल A13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लिए। अब उन कोफैक्टर को उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A11 को एलिमेंट A11 से मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर को ये वाले को A12 से मल्टीप्लाई किया, इसको A13 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर ये चीज? और इसके बाद इन सबका एडिशन किया, तो ये एडिशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी। ये बता रहा है प्रॉपर्टी। हाँ, यस, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही होता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वेक्टर में ये कहाँ किए थे? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो चीज। ठीक है, हाँ, सिमिलर टू दैट ये समझ सकता है। तो समझ गए ना ये चीज? तो किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को लो और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इस प्रॉपर्टी को भी मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। अगर मान लो ऐसा ही केस है, मैं मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करके सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट रो के कोफैक्टर को, मतलब A21 आ गया, 22 आ गया, और यहां पर क्या आ गया 23 आ गया। मतलब एलिमेंट मैंने सेकेंड रो के लिए लिए हैं, लेकिन कोफैक्टर कौन से रो के लिए लिए हैं? फर्स्ट रो के लिए। अगर ऐसा किया जाए तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। वो आपको उस केस में डिटर्मिनेंट नहीं देगा, वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्या ये समझ में आ गया सेकंड प्रॉपर्टी? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। ध्यान देना क्या लिखा है। लेट A be a square matrix of order n, then determinant of A is equals to determinant of A transpose। सिंपल है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। A be a square matrix of order n greater than or equals to 2 and B be a matrix obtained from A by interchanging any two rows or columns of A, then determinant of B is equals to minus times of determinant of A। इसका मतलब समझो क्या है। मान लो एक डिटर्मिनेंट डेल है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 8 9। सपोज इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 100, अज्यूम कर रहा हूं मैं 100 मिल रहा है, और मैंने यहां पर क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया तो नया डिटर्मिनेंट बनेगा डेल डैश। वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो 5 4 5 6, सेकंड रो क्या हो जाएगा 1 2 3, थर्ड रो क्या हो जाएगा 7 8 9। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये पिछले वाले डिटर्मिनेंट का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -100 हो जाएगी। क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी सबको? ये कॉलम इंटरचेंज करने पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। ये सारे के सारे जो मतलब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कट गए। वो जो जो प्रूव करने वाले होते थे ना R1 -R2, वो सब हट चुके हैं। हाँ, इनके लेकिन इनके जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे एमसीक्यू में आ सकते, वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
वो नहीं आएंगे, ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल है तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए ना, आइडेंटिकल मतलब सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इस प्रॉपर्टी को। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इस तरह से लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 बाहर में एक स्केलर है और यहां पर ये मैट्रिक्स है। जब ये स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जब ये 5 अंदर जाएगा तो क्या होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से। मतलब ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 5 10 15, ये क्या हो जाएगा 20 25 और ये क्या हो जाएगा 30 और वैसे ही सो ऑन। समझ गए ये चीज। लेकिन अगर मान लो 5 इस तरह से लिखा है और यहां पर ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं, ये क्या है डिटर्मिनेंट है, तो उस केस में जब ये 5 है ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये डिफरेंसेस है स्केलर जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है और किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है तब। ये ध्यान में रखना, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, किसी भी, ये वाले को बोल रहा हूं, किसी भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते, चाहो तो फर्स्ट रो चाहो तो सेकंड रो, कोई भी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी रहने दो, इसका यूसेज नहीं रहेगा आप लोगों के में, इसलिए छोड़ दो इसको। जो प्रॉपर्टी काम की वो मैं बताते जा रहा हूं, इसको भी स्किप कर दो, ये प्रॉपर्टी भी। ठीक है, क्योंकि कई चीजें डिलीटेड। ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है ऑलरेडी, अगर किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसको ध्यान से समझना। मान लो अगर आपको, वैसे तो 3/3 तक का डिटर्मिनेंट निकालने बोलता है यूजुअली, लेकिन अगर ऐसा कुछ दे दे, अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। करेक्ट, अगर मान लो कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है और आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसका सिंपल तरीका है उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और आपको उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 5 30, 30 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा 210। तो बस यही प्रॉपर्टी बता रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है उनके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट से मिल जाता है। दैट्स इट, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो याद रखना ही पड़ेगा, अभी आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें ये यूज होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन ये चीज ट्रू नहीं होती ना, ये चीज ट्रू नहीं होती, ये ध्यान में रखना। ये एडिशन के साथ है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ है लेकिन एडिशन के साथ ट्रू नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट। जो अभी मैंने लीडिंग डायगोनल वाला तरीका आपको बताया था, ये किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा। अभी मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बताया था, अगर मान लो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 2 2 0 3 3 5 फॉर एग्जांपल दिस, अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपको उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है ना, पिछली क्लास में बताया था, अपर या लोअर ट्रायंगुलर कुछ भी हो। हाँ बोलो। हम्म, क्या बोल रहे हो। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल ही लेते हैं हमेशा हम, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट वाला ही डायगोनल। ओके, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होगी, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये बोला जाता है जैसे मान लो 5 टाइम्स और यहां पर आ गया 1 2 3 4, या एक सेकेंड ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सपोज आपको 5 दी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन समझना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 दी हुई है, आपको 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने बोल रहा है अगर, और यहां पर बोल रहा है ए जो है वो 2/2 का एक मैट्रिक्स है,
तो कैसे निकलेगा और क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है, आपको 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और बोल रहा है ए जो है वो 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ये वाली प्रॉपर्टी समझना, k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ k की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? k टू द पावर n, यहाँ n क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो यहाँ k की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर n, n मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो 3 3 9 इंटू 5, 9 5 कितना हो जाएगा? ये 45। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले 3-4 सालों में बहुत सारा दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी कैन ये प्रॉपर्टी भी स्किप कर दो, इसका भी यूसेज नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। इस प्रॉपर्टी को मान लो, अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, सपोज ये वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, और तीसरा पॉइंट है x3 y3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट्स को जब इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। वो निकालने का जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट में, वो ये है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर ये चीज? इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अगर ये एरिया 0 आता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? इसके अलावा अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, z कोऑर्डिनेट भी दिया हो तो हाँ हाँ, तो वो 3D वाले केस में जाएगा, वो इससे सॉल्व नहीं होगा डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना, इफ A इज a skew symmetric matrix of odd order then determinant of A is equals to 0। इसका मतलब समझ गए ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? क्लियर सबको? अगर उसकी ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। मतलब जैसे 3x3 का या 5x5 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में लीडिंग डायगोनल 0, और उसके जो अपोजिट वाले होते हैं वो उनके साइन अपोजिट होते हैं। हाँ, सेम होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। फिर क्या बोल रहा है? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर वाला है तो उसका डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 4 9 16 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है? एडजॉइंट के लिए पहले निकालना पड़ता है कोफैक्टर। ठीक है, और कोफैक्टर एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33, सारे कोफैक्टर को निकाल के पुट कर दो और उसका ट्रांसपोज ले लो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो देखो यहां पर ये जो दिख रहा है ये एडजॉइंट है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन गई? आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? एडजॉइंट निकालना आना ही चाहिए एनी हाउ। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2x2 का एडजॉइंट निकालना। बड़ा सिंपल होता है, जैसे यहां पर सामने आपको एक दिख रहा है 2x2 वाला मैट्रिक्स। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे? सिंपली लीडिंग डायगोनल को एक्सचेंज कर दोगे, तो जो AD है वो DA हो जाएगा, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उसके साइन अपोजिट कर दोगे, तो जो BC था वो -B -C हो जाएगा। दैट्स इट। तो 2x2 में सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन 3x3 वाले मैट्रिक्स के केस में आपको पूरे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडजॉइंट और मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ रूल्स जो हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो A डॉट एडजॉइंट A, मतलब मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर होगा। मतलब एक्चुअल में वो एक स्केलर मैट्रिक्स बनेगा,
क्योंकि ये आई कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर ये चीज? और या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर ए जो है 3x3 का मैट्रिक्स है तो I3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करेक्ट, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या ये, हाँ ये मैट्रिक्स है भाई। देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर होगा, जैसे मान ले 5, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो I3 होगा, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 0 0 0 5 0, और ये क्या बन जाएगा 0 0 5 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये बनेगा वो। क्लियर, आगे बढ़ जाए। हाँ, ये वाली बुक में दी हुई है, ये इसमें एक अलग चैप्टर है उसका, चैप्टर 5। ठीक है, ओके, एडजॉइंट एंड इनवर्स एक सेपरेट चैप्टर है उसका। नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है 1 मार्क वाले एमसीक्यूज में। ठीक है, तो क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। रिवर्सल लॉ जैसा है ना, तो ए बी अगर है तो बी और ए आएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ध्यान में रखना ये पूरी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडजॉइंट, हाँ नहीं, हम्म हम्म, ठीक है, नहीं, इसका मतलब क्या, पहले ट्रांसपोज लो फिर एडजॉइंट निकालो। इसका मतलब क्या, पहले एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज लो। ठीक है, डबल एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस वन, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनटू ए, ए मतलब वो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स है, सॉरी n माइनस टू ही है, n माइनस टू। यहां पर n माइनस वन वाला रूल आता है, ये वाली प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, हटा दो इसको मैं, अभी देखते कितना याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं अभी इस पे बेस। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ए बी इज इक्वल टू आई के इक्वल आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टी, दो बार अगर इनवर्स लेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद ये एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई दो मैट्रिक्स के ए और बी के केस में देखा जाए, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम रूल जो है ट्रांसपोज में भी लगता था, रिवर्सल लॉ अगर याद हो, तो वही चीज इनवर्स में भी लगता है। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। इनवर्स और ट्रांसपोज को इंटरचेंज किया जा सकता है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, the inverse of invertible symmetric matrix is symmetric matrix। मतलब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जितने भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉपर्टी यहां पर मैं बता रहा हूं, उससे 1 मार्क वाले क्वेश्चन बनते। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जो आपको बुक प्रोवाइड की पूरी उस बुक में है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, वो बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का ये ना, मेरे ख्याल से 6 मार्क्स दिया है क्या?
हाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिर बनेगा इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यूजुअली 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू c1z इज इक्वल्स टू d1, फिर उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विद 3 इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। तो इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला जो मैट्रिक्स A होगा वो एक्चुअल में वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। दूसरा जो मैट्रिक्स X होगा ये वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, विच विल बी ए कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें वेरिएबल x y z आएंगे। थर्ड मैट्रिक्स B जो होगा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो राइट साइड में कांस्टेंट्स हैं उसको इसमें लिखेंगे। क्लियर ये चीज? और इसके बाद हम पूरे मैट्रिक्स को इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, ax इज इक्वल्स टू b। फर्दर हमको क्या करना है, x निकालना है, वेरिएबल्स निकालना है, अननोन्स निकालने हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ये हो जाएगा। उसके लिए आपको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा और b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनवर्स कैसे, वो एडजॉइंट निकालने के बाद, जिससे आपको अननोन्स वेरिएबल्स जो है निकल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो कुछ कंडीशन है, वैसे यूजुअली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर कुछ किसी केस में फंस गए तो देखो ध्यान से समझना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सॉल्व करना है एज इट इज, ठीक है। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। जब सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट बोला जाता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। तो ऐसे केसेस में 2 सिचुएशन बनती है। हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आया तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर वो 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। अगर आपको याद होगा क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन के 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते थे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो बस वही उसी तरह के केसेस हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है। आपके पूरे क्वेश्चंस आपकी बुक में और प्रीवियस ईयर में सिर्फ इसी पे बेस्ड आए, तो इन चीजों का अगर आप स्किप कर देते हैं तो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो सामने ध्यान देना इधर पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको दिया है क्योंकि अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे और अगर आपने बस इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि ये मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है, तो आप गलत कर सकते हो। अगर आप इसको मैट्रिक्स कंसीडर करोगे तो आप देख के सीधा x की वैल्यू क्या बोल दोगे, 6, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में ना इक्वेट नहीं होते हैं टर्म्स आपस में, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36। राइट साइड सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 36। तो इधर पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 6। 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए ना ये चीज? ये छोटी छोटी गलतियां जो आपके 1-1, 2-2 मार्क्स कम कर सकती है, ध्यान रखना। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना यहां पर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस this is 9 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, 1/2, फिर उसके बाद करेक्ट x3y3 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहां पर, 9। सारी वैल्यूज को एज इट इज पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, किसी का आ गया आंसर? आगे बढ़ जाएं या फिर क्या अभी कुछ डाउट? हाँ मेरे ख्याल से डिलीटेड है। और कोई है आईएससी वाला? वेदांश है क्या? वास्फा है? सर ये वाला पार्ट डिलीटेड है वैसे हम लोग के में। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन डिलीटेड है क्या तुम लोगों के में? सर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड जो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए वाला प्रूफ करने के लिए आता है। आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं सर। वो आ रहा है क्या? यस सर। ओके,
ठीक है, मैंने पढ़ाया क्या तुम लोगों को उस समय जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तब? यस सर, आपने सारे प्रॉपर्टीज वाले पढ़ाए थे। पढ़ाया ना? ओके, तो फिर उसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, आईएससी वाले। मैं वीडियो एक बार फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये हटा दो क्या फिर? हो गया तो क्या रहा आंसर वैसे? 3। ओके। हम्म। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलो इसको बना के दिखाओ। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, इसको बनाओ तब तक। कोई बता रहा है ऑनलाइन से? पक्का? हम्म। चलो कोई नहीं बता रहा तो फिर मैं इधर पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है? ये जो दिया हुआ है ना, उसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है? और यहां पर वो के वाली प्रॉपर्टी याद है, के ए, तो क्या होता है? के 3 की पावर एन हो जाएगा। एन क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यहाँ पर? 3। तो 3 to the power 3, और ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां तक क्लियर? अब ये वाली प्रॉपर्टी याद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, ये गया 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या बच गया? 27। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दिखाना, वहीं से दिखाना। तेरा आंसर आया ये? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हो गया, इसको हटा दो। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिर। सॉल्व करो जल्दी। अच्छा, ऑनलाइन में सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना? आर्ची, हर्षा, समृद्धि, सान्या? यस सर। ओके। इतने इजी इजी क्वेश्चन से कैसे नहीं? 1। ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो से मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया और 3 को उधर भेज दिया। अब इधर पे फर्स्ट रो को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9 मतलब कि -8, फिर -3 अंडर ब्रैकेट 1, इधर पे -4, ये हो जाएगा +2
अंडर ब्रैकेट इधर पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा x अंडर ब्रैकेट, ये हो गया -16 -3 माइनस माइनस +9 +10 इज इक्वल टू -3। 19 माइनस 16 मतलब कितना हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1। क्या है इसमें, कैलकुलेशन ही तो बस है। क्लियर ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड रो से आपने x कॉमन निकाल लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर जल्दी से बताओ देख के, कौन बता रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन सी डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसमें। ऑर्डर 3 है तो k³ पावर 3 बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। देखो मैं बोला ना सबसे ज्यादा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। आंसर क्या होगा 72। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही वाली जो पिछले क्वेश्चन में 3⁻³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 27 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा ये 216 आएगा ना। हाँ ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB are square matrices of order 3 such that determinant of A दिया हुआ है, A into B दिया हुआ है, write the value of determinant of B। डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है 2, डिटर्मिनेंट AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 2i, ठीक है, और आपको निकालना है ये वाली वैल्यू। हाँ एक मिनट, सबसे पहले ये जो i है ये क्या होगा, एक्चुअल में i3 होगा क्योंकि ऑर्डर 3 का होगा। ठीक है, अब इधर पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इधर पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स i3। समझ में आई ये चीज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज। और ये जो 2 है ये डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो 2⁻³ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। समझ में आया कि नहीं, कितने लोगों ने बना लिया था। ओके गुड हर्षा। हाँ हाँ, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। हटा दो इसको, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ जल्दी आंसर। यस, आंसर इज 0। Why? Because determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, इसका नहीं भी निकालते तो भी ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा 0। समझ गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिंपली बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है। आपको पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इस क्वेश्चन को अभी जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। या एक काम कर लेते, सुनो एक काम करते, यही वाला क्वेश्चन। ओके ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आया था 5, 4। ओके ओके एक काम करो, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, एक और सेशन हम लोग रख लेंगे 1 मार्क वाले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लो जल्दी से, बताओ। गलत, गलत। कौन बता रहा है इसको, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो। -8। नहीं -8 नहीं होगा ना,
गलत। 64 इज करेक्ट। जो बच गया वो यही था। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे, लीडिंग डायगोनल के प्रोडक्ट से क्या आएगा, -8। क्लियर। बट आपको ये नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। याद आया ये। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -8 है, -8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको? ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे, देखो 2020 का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। Sir, in the previous question, how did you get -8? Look, if we want to calculate determinant of diagonal matrix, it is a diagonal matrix. Simply we have to multiply diagonal elements and we will get the determinant of that Yes, sir. matrix. Clear? Okay, next question. Question number 4. आंसर बताओ मुझे। गलत है। इधर पे ध्यान दो, एक्सप्लेन करूं? गलत है, वो भी गलत है। हाँ, वो 100 ही बच गया आखिरी ऑप्शन। ओके, इधर पे ध्यान दो, एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस। तो यहां पर देखो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसके बिना भी बताता हूं। याद है ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, याद आया ये चीज? ये था। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? और उसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। तो n की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3-1 मतलब कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100। लेकिन अगर मान लो आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे करोगे उस केस में, a और ये क्या हो गया, एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 10i, ये दिया हुआ है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 10i हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो डिटर्मिनेंट ऑफ 10i को क्या लिखोगे, 10 टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये जो पूरा टर्म है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा, ये वाली प्रॉपर्टी से समझ गए कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आ जाएगा, और इधर पे कितना आ जाएगा, 1000। सो जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। समझ में? और उसके बाद उसको फिर इसमें पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। अगर भूल गए, अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं है तो भी डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हटा दो इसको मैं, ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। 2019 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 9, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू दी हुई है, एन इज इक्वल्स टू 3। चेक करते, 2 टाइम्स एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो वो k वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 2⁻³ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a, ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? फिर ये क्या हो जाएगा, 2⁻³ मतलब 8 हो गया, और ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर 3-1। समझ गए?
तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 81 648। कितने लोगों ने बताया था सही? ठीक है, करेक्ट। क्लियर सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन पे बताओ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A is a square matrix of order 2, determinant of A is equals to 4, then what is the value of this where A transpose? हाँ, इधर पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 टाइम्स A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ये है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ये 2 जब डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऐसा हो जाएगा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 4, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब ए ट्रांसपोज और ए दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं क्योंकि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 64 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, क्लियर ना सबको? ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इधर पे अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने ये वाले जितने भी क्वेश्चन लिए पूरे 1920 के ही क्वेश्चन है, रीसेंट वाले क्वेश्चन है, और सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, तो इनको अच्छे से कर लो ताकि तुम लोगों के ये वाले 1 मार्क तो बन जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो ये वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आगे भी एक बार बताए थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहां पर 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा उसके बाद। चलो स्टार्ट करो इसको, कितने लोग बना लेंगे इसको? ओके, चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। हाँ, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हाँ, तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, क्या आएगा बता जल्दी? -2 -9 और 12, -2 -9 मतलब ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 -2 +2 मतलब ये आ जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 और -4 मतलब ये आएगा 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, अब इधर पे देखते हैं हम, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, AX इज इक्वल टू B इस फॉर्म में लिखते हैं, तो जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट क्या है? 1 0 3, 1 0 3। सेकेंड रो क्या है? -1 2 -2 2 -3 4, और ये क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू b। अच्छा, x को भी लिख देते हैं, मैट्रिक्स x जो होगा हो जाएगा x y z, और उसके मैट्रिक्स b जो है, मैट्रिक्स b कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो कितना है? 9 4 -3। ये चीज क्लियर ना सबको, कैसे लिखा हमने? ठीक है, हाँ, अब इसके बाद ये देखते हैं कि देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है इन दोनों में कौन सा है? लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है। लेफ्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज नहीं है, उसका ट्रांसपोज है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका भी ट्रांसपोज कर दो, तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज करने से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, समझ रहे हो, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसका इनवर्स होगा।
नहीं गलत नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि यूजिंग दिस बोल रहा है ना। सुन इधर पे देख, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, और ये जो तेरा मैट्रिक्स है वो कौन सा है, ए ट्रांसपोज है। समझ में आई ये चीज? और ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ये है तेरा, ये क्या है तेरा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आई मिला ना हमको, इसलिए ये जो है उसके बाजू में जो मैट्रिक्स लिखा है वो उसका इनवर्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। क्लियर ये चीज? हाँ। अब इसके बाद अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जब ट्रांसपोज लोगे इस वाले मैट्रिक्स का, तो आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल जाएगा। तो उसका ट्रांसपोज क्या जाएगा, -296 021, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3 - 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए नहीं निकालना है क्योंकि उसमें आपको बोला हुआ है कि यूजिंग दिस आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, यूजुअली ऐसे ही अप्लाई होता है। हाँ बोलो। सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3 आई है। एक बार फिर से बोलना है, एक्स की वैल्यू 0, हम्म y की 5 और हम्म z की 3। जेड की 3। ओके, चेक कर लेंगे। ठीक तो लग रहा है, करेक्ट है। ओके ठीक है, ये ए इनवर्स मिल गया डायरेक्टली, बिना सॉल्व किए, बिना एडजॉइंट निकाले। अब उसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। तो यहां पर ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स पुट कर दो, -296, ये हो जाएगा 021, और थर्ड वाला हो जाएगा 1 - 3 - 2। ठीक है, और उसके बाद ये बी वाला मैट्रिक्स हो गया 94 - 3। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -18 + 36। हाँ नहीं, 3 ही आएगा। -18 + 36 प्लस ये आ जाएगा 0। सेकेंड रो ये हो जाएगा 0 8 -3, मतलब ये आ जाएगा 5। ये आ जाएगा 9 - 12, -3 हो गया, -3 और +6, मतलब ये हो जाएगा +3। यस, 053 करेक्ट है। समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है? कौन सा वाला में बोल रहा है? 9 - 12, एक मिनट रुक, 9, ये -12 तो कितना होगा, -3 होगा, और +6, -3 + 6 कितना होगा, +3 होगा ना। और अगर डाउटफुल होता है तो आप पुट करके चेक कर लो, जैसे x की वैल्यू 0 पुट करो, z की वैल्यू 3 पुट करो, तो देखो 9 = 9 करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर ये? ओके ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। नहीं है? नहीं, केस स्टडी में ये आ सकता है तुम लोगों के में। केस स्टडी में किसका दिया है? और सैंपल पेपर ही दे दिए? अच्छा, कितने लोगों ने टेस्ट अच्छे से अपीयर किया था? अरे ये वाला टेस्ट बोल रहा हूँ जो मैंने रखा था। ओके ठीक है, मैं सबके सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा, मैंने बना के रखे थे। अच्छा ओके, मैं भी आज ही तो पहले दिन आ रहा हूँ मैं कोचिंग, चेक करूँ। हाँ करेंगे ना, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसका एक टेस्ट कर लेते हैं, एक डाउट सेशन रखें, संडे को करेंगे इसका टेस्ट, है ना? हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं, वो एडिशनल टाइम में करेंगे, उसको क्लास के टाइम पे मैं नहीं रखूंगा, उसकी चिंता मत कर, टेस्ट को। ठीक है, हाँ तो एक एक मिनट एक क्लास चाहिए इसकी, और तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है?
और बीच में एक क्लास इसकी और हम कंडक्ट करा लेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट से पूछ लेना। अगली क्लास तक हो जाएंगे डाउट रेडी, मतलब परसों तक? तो परसों ही रखें या फिर एक आध दिन का और गैप करके रखें? ओके, तो एक काम करते हैं, मैं अगली परसों की जो क्लास है ना उसमें मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करा देता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन करवा देता हूँ रिविजन, ठीक है? टेस्ट संडे को करेंगे इसका टेस्ट संडे को होगा। उसके पहले जब भी बोलोगे मैं एक डाउट सेशन रख लूंगा, रिलेशन एंड फंक्शन नेक्स्ट क्लास में। इसका डाउट्स अगर एक आध दो छोटा मोटा पूछ लेना, अदरवाइज एक सेपरेट डाउट सेशन हम रख लेंगे इस चैप्टर के लिए। हाँ, याद है, मेरे को ध्यान है। उसका बुक का मेरे को भेजा नहीं तूने? मेरे को भेज देना उसका, मैं फिर उसको स्कैन करके पूरा बता दूंगा। ओके, सो कमिंग संडे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स